लास्ट वीडियो में एक नोट लिखा करके छोड़े हुए थे, द रेशनल फंक्शन हैज़ नो सिंगुलरिटी अदर देन पोल। अगर कोई फंक्शन एक रेशनल फंक्शन है, यानी वो पी ऑफ जेड अपॉन क्यू ऑफ जेड के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसके पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी सिवाय पोल के। जो भी सिंगुलरिटी होगी वो सिर्फ पोल होगी। उसमें पावर सीरीज की नीड पड़ती, इसलिए उसका प्रूफ नहीं दिया गया था। ठीक, उसी में आगे थ्योरम बढ़ाते हैं। अगली थ्योरम लिखना, थ्योरम है अ फंक्शन विच हैज़ a function which has no singularity a function which has no singularity in the finite part of the plane या of z plane or at infinity ठीक, is constant function, कांस्टेंट फंक्शन। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन पूरे के पूरे जेड प्लेन के फाइनाइट पार्ट में और एट इन्फिनिटी पर कहीं पर भी उस फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में कंफर्म है वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। अ फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलरिटी, एक ऐसा फंक्शन जो कोई भी सिंगुलरिटी नहीं रखता है इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन, पूरे के पूरे जेड प्लेन के फाइनाइट हिस्से में उसके पास कोई भी सिंगुलरिटी, कोई भी सड़न फंक्शन के पास मौजूद नहीं है, और एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर भी नहीं है, इस कांस्टेंट फंक्शन, तो ऐसे केस में वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में सबसे पहले हम एक फंक्शन एफ जेड को मानते हैं और कहते हैं कि वो फंक्शन एफ जेड, ठीक, कोई भी सिंगुलरिटी ना तो फाइनाइट पार्ट में रखेगा ना तो एट इन्फिनिटी रखेगा, और धीरे धीरे हम ये साबित करेंगे कि ऐसे में ये फंक्शन एक कांस्टेंट होगा, यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट दिखा देंगे। लिखना, लेट एफ ऑफ जेड हैज़ नो सिंगुलरिटी let f of z has no singularity in finite part or at infinity, let f of z has no singularity in finite part or at infinity। माना दिया गया फंक्शन f of z कोई भी सिंगुलरिटी नहीं रखता है, ना तो फाइनाइट पार्ट में और ना तो एट इन्फिनिटी पर। देन तब ऐसे केस में चूंकि फंक्शन के पास कोई सिंगुलरिटी फाइनाइट पार्ट में नहीं है, हम जानते हैं अगर फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होती है तो टेलर्स की थ्योरम से हम उस फंक्शन को एक इनफाइनाइट सीरीज के तौर पर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। देन एफ ऑफ जेड कैन बी expanded as a Taylor's series in any circle mod z इज इक्वल टू कैपिटल आर, जहाँ ये कैपिटल आर बड़े से बड़ी रेडियस है, क्योंकि पूरे के पूरे फाइनाइट एरिया को हम लोग कवर कर रहे हैं, पूरे फाइनाइट प्लेन को कवर कर रहे हैं। तो आगे लिख देना आर इज लार्ज, ठीक, दैट इज या देयरफॉर एफ ऑफ जेड
इज इक्वल टू समेशन, ठीक, एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू दी पावर एन, नाम देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चूँकि एफ ऑफ जेड पूरी तरह से परफेक्टली एनालिटिक है, कोई सिंगुलरिटी नहीं है इसके पास फाइनाइट पार्ट में, इसका मतलब एफ ऑफ 1/z भी कन्फर्मली कैसा होगा, एनालिटिक होगा। जब हर एक पॉइंट की बात हो रही है तो इसका मतलब हम एफ ऑफ जेड की बात करें, चाहे हम जेड को रिप्लेस कर दें 1/z से, किया क्या हमने, सिंपल पॉइंट जेड को बदल करके 1/z कर दिया, तो पूरे के पूरे फंक्शन को, बात तो एफ की हो रही है, एफ पूरे फाइनाइट पार्ट में कैसा है, एनालिटिक, तो एफ ऑफ 1/z भी पूरे फाइनाइट पार्ट में कैसा होगा, एनालिटिक होगा, यानी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं रखेगा। हम इसी बात को इस्तेमाल करते हैं लिखना, सिंस एफ ऑफ जेड, ठीक, हैज़ नो सिंगुलरिटी, since f of z has no singularity, ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि f of 1/z, f of 1/z is analytic at z is equal to 0। ये भी यहीं पर इस्तेमाल कर लेते हैं, चूँकि f of z एट इन्फिनिटी पर भी कोई सिंगुलरिटी नहीं रखता, मतलब एनालिटिक है, इसका मतलब जो बिहेवियर एफ ऑफ जेड का एट इन्फिनिटी है वही बिहेवियर एफ ऑफ 1/z का एट जेड इज इक्वल टू 0 है। तो जब एफ ऑफ जेड एट इन्फिनिटी एनालिटिक है तो एफ ऑफ 1/z एट जेड इज इक्वल टू 0 पर भी कैसा रहेगा, एनालिटिक रहेगा। इसी को लिखा गया है एफ ऑफ 1/z इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक, लिखना, इसी एफ ऑफ 1/z की चर्चा करते हैं आल्सो, इसके साथ ही एफ ऑफ 1/z हैज़ नो सिंगुलरिटी, in the finite part of the plane, ठीक, बिकॉज, क्योंकि ये एफ ऑफ 1/z फाइनाइट पार्ट में भी कोई सिंगुलरिटी नहीं रखेगा, क्योंकि बिकॉज एफ ऑफ जेड हैज़ नो सिंगुलरिटी f of z has no singularity in that area, क्योंकि इसी हिस्से में f of z भी कोई भी सिंगुलरिटी नहीं रखता है। ठीक, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं f of 1/z, दिस implies that f of 1/z कैन बी रिटन एज इनफाइनाइट सीरीज, ठीक, इज इक्वल टू समेशन, वही टेलर्स की थ्योरम है, bn z टू दी पावर n और n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, चूंकि फंक्शन बदल चुका है, पुराना फंक्शन f ऑफ z था, नया फंक्शन f ऑफ 1/z है, इसीलिए हमने ये कांस्टेंट वाले टर्म को भी यानी कोफिशिएंट को भी चेंज किया हुआ है, यानी f ऑफ 1/z को भी हम एक इनफाइनाइट सीरीज़ के तौर पर एक्सपेंड कर सकते हैं। इसे नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 में चूँकि ये f ऑफ 1/z है और ये f ऑफ z है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में z की जगह पर 1/z रखते हैं। तो जब z की जगह पर 1/z रखेंगे, देखो ये कितना बनेगा, लिखना, रिप्लेस z बाई 1/z इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में z को रिप्लेस कर देते हैं 1/z से। ठीक, बी गेट जो मिलता है उसे देखते हैं। यहाँ से हमको मिल जाएगा f ऑफ 1/z इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा a n अपॉन z टू दी पावर n, ये रहा।
an/z⁴ इक्वेशन नंबर 3। अब एक चीज़ ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखा जाए तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में कैसा होगा, सेम होगा। लिखना इसे, लिखना फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से समेशन bn(z⁴n) where n vary from 0 to infinity is equal to summation an(z⁴n) n vary from 0 to infinity। सॉरी कुछ गलत हुआ, ये an/z⁴n, z⁴n, ये दोनों आपस में बराबर हुए। लेकिन अब यहाँ पर एक झोल फंसा। झोल ये है, यहाँ तो z⁴n चल रहा है और यहाँ z⁻⁻n चल रहा है, ठीक। तो इसका मतलब अब ये दोनों सीरीज़ को आपस में बराबर होना है। एक तरफ z की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चल रही है, दूसरी तरफ z की नेगेटिव इंटीग्रल पावर चल रही है। तो इसका मतलब पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर ये दोनों तो आपस में बराबर हो नहीं सकती हैं, इनके कोफिशिएंट। और जब ऐसा नहीं हो सकता है तो ये बात केवल तभी पॉसिबल होगी जब सारे के सारे जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सब के सब कैसे हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं, ठीक। और जो पहला और लास्ट का कोफिशिएंट है a0 और b0 बचेगा। जैसे अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो ध्यान देना, ये सीरीज़ बनती b0 z⁴0 प्लस b1 z⁴1 प्लस b2 z⁴2 प्लस सो ऑन प्लस bn z⁴n प्लस सो ऑन। और उधर क्या बनता, a0 पहला तो n बराबर 0 के लिए a0 प्लस a1/z प्लस a2/z² प्लस सो ऑन प्लस an/z⁴n प्लस सो ऑन, ये होता। यहाँ b1 बराबर 0, b2 बराबर 0, bn बराबर 0, सारे कोफिशिएंट 0 हो गए। और इधर a1 a2 an ये सारे के सारे 0 हो गए, सब खत्म। और b0 बराबर आ जाए कितना, a0। तब हम कह सकते हैं कि ये दो की दोनों इनफाइनाइट सीरीज़ आपस में एक बराबर हो सकती हैं। लिखना इसी बात को, ये वाली बात लिख रहे हैं, which holds only when, ये बात केवल और केवल तभी होल्ड हो सकती है, which holds only when an बराबर bn बराबर हो जाए 0 के for n is equal to 1 2 3 up to so on, ठीक। एंड और इसके साथ साथ a0 बराबर हो जाए b0 पे, a0 b0 आपस में बराबर हो जाएं और बाकी जितने कोफिशिएंट आ रहे हैं वो सब के सब कितने हो जाएं, 0 हो जाएं। तब ऐसे केस में ये दोनों इनफाइनाइट सीरीज़ आपस में बराबर हो जाएगी। और तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ z इज़ इक्वल टू, अब तो पूरी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, f ऑफ z सिर्फ और सिर्फ बचा a0 लिखें चाहे लिखें b0, और यह है कैसा, दिस इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रूफ हो चुका है कि अगर कोई फंक्शन फाइनाइट पार्ट में और एट इन्फिनिटी पर कोई भी सिंगुलरिटी नहीं रखता है तो निश्चित तौर पर वो फंक्शन एक कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसे नोट करो, अगली थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरम का कलेक्शन इकट्ठा कर रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, 2 या 3 थ्योरम का कलेक्शन और होगा, उसके बाद हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। न्यूमेरिकल इसलिए भी नहीं उठाए हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल में इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं गया है और इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। अगली थ्योरम लिखना, थ्योरम है अ फंक्शन f of z
विच इज़ रेगुलर या कहें एनालिटिक, विच इज़ रेगुलर एवरीवेयर, एवरीवेयर। पुराने वाले स्टेटमेंट में बात हुई थी तब हमारा जो फंक्शन था वो पूरे के पूरे फाइनाइट पार्ट में एनालिटिक था और एट इन्फिनिटी पर भी एनालिटिक था। तब वहाँ उसका बिहेवियर डिसाइड हो गया कि वो फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ एक जगह पर तो आज भी पुरानी बात है कि मेरा फंक्शन पूरे के पूरे फाइनाइट पार्ट में एनालिटिक बना हुआ है, लेकिन एट इन्फिनिटी पर यहाँ पर रोक लगाई जा रही है। ठीक, तब के केस में फंक्शन का बिहेवियर देखा जाएगा। अब फंक्शन एफ ऑफ जेड इज रेगुलर एवरीवेयर एक्सेप्ट, छोड़ करके, एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, वेयर इट हैज़, और इन्फिनिटी पर ये रखता क्या है वो बताया जा रहा है। वेयर इट हैज़ a pole of order small n, comma, is a polynomial of डिग्री n। दोनों थ्योरम साइड बाय साइड रख करके फंक्शन का बिहेव देखना। पुराने वाले थ्योरम में कहा गया था कि अगर कोई फंक्शन पूरे के पूरे फाइनाइट पार्ट में एनालिटिक बना हुआ है और एट इन्फिनिटी पर भी एनालिटिक बना हुआ है तो वो फंक्शन तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि फंक्शन आपका पूरे के पूरे फाइनाइट पार्ट में एनालिटिक बना हुआ है, लेकिन एट इन्फिनिटी पर वो एक पोल रखता है जिस पोल का ऑर्डर n है। तो ऐसे केस में अब आप कहेंगे हमारा दिया गया फंक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री उतनी ही होगी जितना पोल का ऑर्डर होगा। अगर पोल का ऑर्डर 18 है एट इन्फिनिटी पर तो हमारा पॉलिनोमियल 18 डिग्री का होगा। अगर पोल का ऑर्डर एट इन्फिनिटी पर 25 है तो हमारा पॉलिनोमियल 25 का होगा या 25 डिग्री का होगा। ठीक, ये दो बिहेवियर निकल करके आते हैं फंक्शन के। प्रूफ लिखते हैं हम इसका। प्रूफ में लिखना, चूंकि फंक्शन को पूरे फाइनाइट पार्ट में एनालिटिक बताया जा रहा है, तो जब फंक्शन हमारा एफ जेड पूरे फाइनाइट पार्ट में एनालिटिक है तो टेलर्स की थ्योरम यही कहती थी कि अगर आपका पूरा का पूरा फंक्शन किसी क्लोज्ड कंट्रोल, किसी डोमेन कैपिटल डी के अंदर, वो डोमेन की बाउंड्री की बात नहीं हो रही थी, अगर डोमेन कैपिटल डी के अंदर पूरी तरह से परफेक्टली एनालिटिक है, वहाँ एक सर्किल का इस्तेमाल किए थे, वर्डिंग सर्किल का आई थी कि अगर आपका फंक्शन एफ जेड किसी लार्ज सर्किल के अंदर में एनालिटिक है तो आप उसको किसी पॉइंट पर एक इनफाइनाइट सीरीज़ के तौर पर एक्सपेंड कर सकते हो। सेम कंडीशन यहाँ पर आती है। हम लिख रहे हैं सिंस फंक्शन एफ जेड इज रेगुलर, since fz is regular in the finite plane, so by Taylor's theorem हम fz को एक इनफाइनाइट सीरीज़ के तौर पर लिख सकते हैं। हम इसको लिख रहे हैं fz इज इक्वल टू, इस बार चूंकि हमको पॉलिनोमियल साबित करना है इसलिए हम समेशन नहीं बल्कि पूरा एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, a0 प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an z टू दी पावर n प्लस अप टू सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज बनी, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक, अब चूंकि एट इन्फिनिटी की बात किया है कि इन्फिनिटी पर ये n ऑर्डर का पोल रखता है तो जाहिर से तौर पर हमको इसका बिहेव इन्फिनिटी पर चाहिए। अगर इसका बिहेव इन्फिनिटी पर पता करना है तो इसका मतलब f ऑफ 1/zeta का बिहेव zeta इज इक्वल टू 0 पर पता करना है। शुरुआत करें f ऑफ 1/zeta बनाने की, लिखना दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 1/zeta इक्वल टू, ये बनेगा a0 प्लस a1/zeta प्लस a2/zeta स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an/zeta टू दी पावर n प्लस अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 ये रहा।
और इसी का बिहेव हम पता करेंगे एट ज़ीरो पर, क्योंकि जो हमें कहा गया है कि हमारा दिया गया फंक्शन एफ जेड एट इन्फिनिटी पर एन ऑर्डर का एक पोल रखता है। लिखना, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक, इन फाइनाइट पार्ट, इन फाइनाइट पार्ट, सो एफ ऑफ 1 जीटा इज आल्सो, ठीक। अगली लाइन में अब पोल की चर्चा करते हैं। सिंस गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड, सिंस गिवन फंक्शन f of z has a pole of order n, ठीक, एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चूँकि हमारा दिया गया फंक्शन f ऑफ z एक पोल रखता है ऑर्डर n का, ठीक, एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो f ऑफ 1 जीटा भी पोल रखेगा ऑर्डर n का एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर। लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 1 जीटा, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 1 जीटा वन अपॉन जीटा हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट जीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ 1 जीटा ये पोल रखेगा ऑर्डर n का एट जीटा इज इक्वल टू 0 पर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 माना गया है, ठीक, अगर ये n ऑर्डर का पोल रखता है तो पोल में हम जानते हैं कि अब यहाँ पर जो जीटा की नेगेटिव पावर होगी वो केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक ही आएगी। इसका मतलब ये सीरीज़ अब एक इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं हो सकती, इसके लिए बात हो रही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्सपेंशन टू, ठीक, मस्ट हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे वाले इन दोनों एक्सपेंशन की हमें ज़रूरत है, तो लिख रहे हैं एक्सपेंशन 2, चूँकि f ऑफ 1 जीटा एट जीटा इक्वल टू 0 पर एक पोल रखता है ऑर्डर n का, तो इसका मतलब हुआ कि जो ये दूसरा वाला एक्सपेंशन इनफाइनाइट सीरीज़ लिखी गई है ये इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं होगी, बल्कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ही रख सकती है। एक्सपेंशन 2 मस्ट हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन नेगेटिव पावर ऑफ जीटा, ठीक। और अगर ऐसा हुआ तो हेंस इसलिए f ऑफ 1 जीटा बराबर होगा, अब चूंकि n ऑर्डर का पोल है इसका मतलब आगे के सारे टर्म गायब होंगे, हमारे पास बस यही इतना ही बचेगा, सिर्फ इतना, और इतना हम लिख दे रहे हैं f ऑफ 1 जीटा इज इक्वल टू a0 प्लस a1 जीटा प्लस a2 जीटा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an जीटा टू द पावर n। जीटा टू द पावर n। कॉन्सिक्वेंटली और इससे f ऑफ z पर भी असर पड़ेगा, तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंटली
एफ ऑफ जेड, चूँकि हमने ये क्वांटिटी लिखी थी एफ ऑफ जेड की वजह से, तो अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है तो एफ ऑफ जेड में भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ही हो सकते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू A0 प्लस A1Z प्लस A2 जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस AN जेड टू दी पावर n। और सोचो जब सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे वो भी n डिग्री के, तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड क्या बना, एक पॉलिनोमियल बन चुका है n डिग्री का। इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जेड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। इसका मतलब दिया गया फंक्शन एफ ऑफ जेड एक पॉलिनोमियल होगा और जिसकी डिग्री n होगी। अगली थ्योरम हम करवा रहे हैं इसी में। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जितनी भी हैं, इनको थ्योरम्स ना कह के इनको कह सकते हैं कि फंक्शन के नेचर को निकालने के लिए, फंक्शन के नेचर को बताने के लिए सबसे तगड़े रिजल्ट हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा न्यूमेरिकल को करते वक्त। स्टेटमेंट लिखना, थ्योरम है लेट एफ ऑफ जेड बी अ फंक्शन such that माना एफ ऑफ जेड एक इस प्रकार का फंक्शन है such that for some positive integer small m, a value phi of a exist and phi of a does not equal to 0। कहा जा रहा है कि एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है और इस तरह का फंक्शन है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए एक वैल्यू फाई ऑफ ए एग्जिस्ट करती है और फाई ऑफ ए इटसेल्फ डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, सच दैट, और ये इस तरह से है सच दैट कि हम लिख सकें फाई ऑफ जेड कैन बी रिटन एज जेड माइनस ए टू दी होल पावर m एफ ऑफ जेड। यहाँ पर कोई ये कंफ्यूज नहीं होगा कि कहा तो जा रहा है कि फाई ऑफ ए एग्जिस्ट भी करे, डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जबकि यहाँ पर जब फाई ऑफ जेड को इस तरीके से लिखा जाएगा सॉरी फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए टू दी पावर m एफ ऑफ जेड यानी एफ ऑफ ए, तो इसका मतलब a माइनस ए 0 टू दी पावर m दैट इज इक्वल टू 0 और ये हो चुका है समथिंग, तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिखने में कन्फ्यूज़न हो सकती है फाई ऑफ ए इक्वल टू 0, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम जानते हैं कि जिस दिन 0 गुणे इन्फिनिटी का फॉर्म होगा उस दिन ये चीज़ अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ चुकी है, इसको आप 0 नहीं लिख सकते हो। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम दिखा रहे हैं, मान लो हमको फंक्शन दिया गया है z माइनस 3 का होल पावर 3 प्लस z माइनस 2 की होल पावर 2 और प्लस 1, ये लिख दिया जाए। इस पूरे में से z माइनस 3 की होल पावर 3 को कॉमन करते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है 1 प्लस इसको z माइनस 3 कर देते हैं 1 अपॉन, चूँकि z माइनस 3 का होल क्यूब कॉमन किए हैं तो 1 अपॉन z माइनस 3 और प्लस 1 अपॉन z माइनस 3 का होल पावर 3। अब इसे अगर देखा जाए तो लिखा गया है z माइनस ए टू दी होल पावर 3 और फंक्शन ऑफ z लिखा गया है। ठीक, ऐसे केस में कोई ये नहीं कह सकता है z माइनस 3, ये है z माइनस 3।
कोई ये नहीं कह सकता है कि z इज इक्वल टू 3 रखने पर ये होल क्वांटिटी 0 होगी। अच्छा, वैसे ही यहाँ ऊपर z इज इक्वल टू 3 रखो, ये पूरी चीज़ें बनी तो इसी से हैं, तो z इज इक्वल टू 3 रखते ये फैक्टर 0, ये 0, तब पर भी कितना बचा 1। तो इसलिए ये लिखे जाने से कंफ्यूज मत होना कि फाई ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 उधर लिख जा रहा है कि नहीं होगा, और यहाँ सामने दिख रहा है कि होगा। नहीं, ये 0 गुणे इन्फिनिटी का फॉर्म जैसा बन रहा है। ठीक, इसीलिए इस पर रोक लगी हुई है। स्टेटमेंट है एफ ऑफ जेड कोई ऐसा फंक्शन है जो इस प्रकार है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए एक वैल्यू फाई ऑफ a एग्जिस्ट करती है और साथ ही साथ 0 नहीं है, दैट इज इक्वल टू नॉन जीरो क्वांटिटी है, सच दैट ऐसी है कि हम फंक्शन फाई ऑफ जेड को लिख सकते हैं फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए टू द पावर m एफ ऑफ जेड। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो, और ये जो फंक्शन आया ये फंक्शन इज एनालिटिक, इज एनालिटिक एट स्मॉल ए, देन तब ऐसे केस में देन f हैज़ अ पोल, f हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट स्मॉल ए। वापस स्टेटमेंट सुनना, अगर f ऑफ जेड कोई ऐसा फंक्शन है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए वैल्यू फाई ऑफ ए एग्जिस्ट करे और एग्जिस्ट करने के साथ साथ डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक, तो फंक्शन फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर m एफ ऑफ जेड एनालिटिक है एट स्मॉल ए पर, तब फंक्शन f जो हमारा मेन फंक्शन कॉर्नर वाला है f ऑफ जेड, ये फंक्शन एक m ऑर्डर का पोल रखेगा इसी पॉइंट एट स्मॉल ए पर। चलो इसे प्रूफ किया जाता है। प्रूफ है, चूंकि फाई ऑफ जेड को ऑटोमेटिकली एनालिटिक कहा ही गया है कि जो फंक्शन ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए टू दी पावर m एफ ऑफ जेड, ये एट ए पर एनालिटिक है, ठीक, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये एट ए पर एनालिटिक है तो निश्चित तौर पर जेड इज इक्वल टू ए पर हम फाई ऑफ जेड का टेलर्स एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लिखना, सिंस फाई ऑफ जेड is analytic, phi of z is analytic at z is equal to small a, ठीक, so by Taylor's theorem, by Taylor's series expansion, so by Taylor's series expansion, चलो इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जेड कैन बी रिटन एज समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n और z माइनस a टू दी पावर n, जहाँ पर हम जानते हैं ये कांस्टेंट a n किस तरीके से दिया जाता है। अगर याद हो तो हमको पता था ये कांस्टेंट a n क्या होता है, वेयर a n इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ फाई एट स्मॉल a, यानी फाई n ऑफ a अपॉन फैक्टोरियल n, ये आया। चूँकि फाई ऑफ जेड एट पॉइंट स्मॉल a पर एनालिटिक है, ठीक, और अगर एनालिटिक है तो इसको टेलर्स की सीरीज़ में एक्सपेंड किया जा सकता है, और टेलर्स की सीरीज़ में एक्सपेंड करें तो फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n जेड माइनस ए टू दी पावर n होगा, जहाँ पर कोफिशिएंट a n बराबर होता है फाई n ऑफ a अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक, चूँकि फाई ऑफ जेड हमको पता है, फाई ऑफ जेड दिया कैसे गया है, जेड माइनस ए टू दी पावर m एफ ऑफ जेड का, तो इसको हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट जेड माइनस ए टू दी पावर m एफ ऑफ जेड कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू, चलो फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस है, लेकिन फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस है, तो ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर होगी, यानी जेड माइनस ए टू दी पावर m एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू a0 प्लस a1 जेड माइनस ए टू दी पावर 1, ठीक, प्लस a2 जेड माइनस ए टू दी पावर 2 प्लस सो ऑन, प्लस इस तरीके से चलते हुए
या ए एन तक ना जा करके हम यहाँ ए एम तक जाते हैं। ए एम माइनस वन जेड माइनस ए टू दी पावर एम माइनस वन, और एम माइनस वन तक गए हैं तो अब आगे जो भी सीरीज चलेगी वो एम टू इन्फिनिटी चलेगी, यानी प्लस सीधे लिख सकते हैं समेशन एन वेरी फ्रॉम एम टू इन्फिनिटी ए एम जेड माइनस ए टू दी पावर एम। ये रहा। पहला टर्म a0, फिर a1 a2 सो ऑन a m माइनस वन, तो अगला a m प्लस टू होता, उतने को सीधे बांध दिया गया समेशन n वेरी फ्रॉम m टू इन्फिनिटी a m जेड माइनस a टू दी होल पावर m। ठीक, इस जेड माइनस a टू दी होल पावर m से डिवाइड करो। हमें ये प्रूफ करना है, ये दिमाग में रहे कि हमें प्रूफ करना है हमारा फंक्शन f ऑफ z एक पोल रखता है ऑर्डर m का एट z इज इक्वल टू स्मॉल a पर। और अगर ये पोल रखेगा तो इसका मतलब केवल फाइनाइट पार्ट ही नेगेटिव पावर में चढ़ेंगे, और जो फाइनाइट पार्ट चढ़ेंगे उसमें सब में नेगेटिव पावर चढ़ेगी जेड माइनस ए की। एम ऑर्डर का पोल रखना है तो इसका मतलब हमको एम ऑड टोटल एम नेगेटिव पावर ही चाहिए। शुरुआत करते हैं, जेड माइनस ए टू दी पावर एम से डिवाइड करते हैं, यानी दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, चलो डिवाइड करते हैं, ए ज़ीरो अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम, ए ज़ीरो अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एम ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं, प्लस ए वन जेड माइनस ए की पावर एम और जेड माइनस ए यानी जेड माइनस ए टू दी पावर एम माइनस वन, यानी प्लस ए वन अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एम माइनस वन प्लस सो ऑन, प्लस इस टर्म को देखना ए एम माइनस वन, ए एम माइनस वन अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर वन ब्रैकेट क्लोज, जेड माइनस ए की एम जेड माइनस ए की एम कैंसिल आउट, माइनस वन बचा, नीचे लेके गए जेड माइनस ए टू दी पावर वन, और बाकी जो बचा इसका हाल देखना, इसका क्या बनेगा, प्लस समेशन एन वेरी फ्रॉम एम टू इन्फिनिटी, कोफिशिएंट ए एम तो रहेगा, ठीक, उसको हम रख देते हैं केवल, हाँ एक मिनट, ये ए एम नहीं, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, ये ए एन होना चाहिए था इसको, सॉरी, ए एन, और ये भी पावर होगी ए एन, अब सही है क्योंकि एन वेरी कर रहा है, ठीक, एम कर देते तब तो पहला ही टर्म हमने लिख दिया था, यानी ये बनेगा ए एन और पावर एम है, नीचे जाएगी ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एम होगी, तो इसका मतलब जेड माइनस ए टू दी पावर एन माइनस एम, ये रहा, ठीक। नाउ चेक करते हैं, अगर इसमें ए ज़ीरो की बात की जाए तो ए ज़ीरो ज़ीरो नहीं हो सकता है, यानी फाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू अगर देखें तो पूरे में फाई ऑफ जेड ये मौजूद है। फाई ऑफ जेड को अगर देखा जाए तो हर जगह पर जो कुछ भी चल रहा है वो जेड माइनस ए टू दी पावर एन चल रहा है, ठीक। इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं कि ए ज़ीरो क्या होगा, ए ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ध्यान देना, ए ज़ीरो इस कोफिशिएंट की बात हो रही है, यहाँ से ए एन कितना होता है, फाई का nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन फैक्टोरियल एन, हम डिमांड कर रहे हैं ए ज़ीरो की, मतलब एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होना है, तो जब एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होना है तो इसका मतलब ये कौन होगा, फाई एन ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन में एन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया जाए, इसमें जैसे ही n इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ध्यान रखना ए ज़ीरो इज इक्वल टू फाई ज़ीरो का मतलब एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं, यानी यहाँ पर केवल और केवल हमारे पास बचेगा, हम इधर करके दिखा रहे हैं, ये आ रहा है ए ज़ीरो इज इक्वल टू फाई ऑफ ए अपॉन ज़ीरो रखते ही फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू हो गई वन, यानी ए ज़ीरो इज इक्वल टू कितना मिला, फाई ऑफ ए, और हमको शुरू में पता है फाई ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू कितना, ज़ीरो, इसका मतलब ए ज़ीरो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, ठीक। और जब ए ज़ीरो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं सिंस
सिंस द एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड, since the expansion of f of z about z is equal to a, about z is equal to small a, ठीक, comma there are finite number of ठीक, यहाँ से इस बात को उठाया जा रहा है, ध्यान रखना, ये सॉरी ऊपर है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन दिस चूँकि पहला ही टर्म हो चुका है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है। और गौर करो नेगेटिव पावर अगर देखी जाए तो नेगेटिव पावर हमारे पास टोटल कितनी है, सिर्फ इतने ही टर्म नेगेटिव पावर वाले हैं, क्योंकि अगर उधर रखने की भी शुरुआत करेंगे तो एन की वैल्यू एम से शुरू ही होगी, तो एम माइनस एम दैट इज इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। और आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव 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 ही चढ़ेगी, क्योंकि n बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब इधर तो सारी पावर हो गई पॉजिटिव, तो नेगेटिव पावर वाले टर्म केवल कि इधर आए, और इधर भी कितने आए m तक के, क्योंकि a जीरो हमारा रुक चुका है, वो जीरो नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब m ही फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये एक पोल रखेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, m होगा। इसी बात को लिख रहे हैं, सिंस द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ z अबाउट z इज इक्वल टू a, जो f ऑफ z का एक्सपेंशन है z इज इक्वल टू a के अबाउट में देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस a and the coefficient of और जो इसमें कोफिशिएंट मौजूद है किसका, जो लार्जेस्ट नेगेटिव है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ हायर या हाईएस्ट नेगेटिव पावर, हाईएस्ट सबसे बड़ी नेगेटिव पावर कौन सी आ रही है, जेड माइनस ए टू दी पावर माइनस एम, ठीक, दैट इज ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एम, दैट इज हाईएस्ट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए टू दी पावर एम इज, इसका कोफिशिएंट ए जीरो है और वो खुद कैसा है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब एफ ऑफ जेड, जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो एक पोल रखता है, हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, ठीक, एट जेड इज इक्वल टू ए, एट जेड इज इक्वल टू ए। इसी के साथ ये थ्योरम भी प्रूफ हो गई। बस एक दो थ्योरम और हैं, ज़्यादा नहीं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, फिर इसके एक्सरसाइज के बचे हुए न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे।